तो किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ना रहने के बाद किसे और कितनी संपत्ति मिलेगी? जी हाँ, ये सारी बातें जो है ना वो बताई गई हैं उत्तराधिकार अधिनियम में। यानी हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का मतलब विरासत। आपने कई बार सुना होगा विरासत का मतलब क्या होता है। विरासत का मतलब जो आपके पूर्वजों, आपके माता पिता के द्वारा जो आपको संपत्ति, प्रॉपर्टी, शेयर्स मिले हुए हैं, वो कर्ज भी हो सकता है, वो एसेट्स भी हो सकते हैं, वो शेयर्स भी हो सकते हैं, वो काफी आपकी प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो ये सारे या राइट या ऑब्लिगेशन भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके दादाजी ने कोई कर्ज लिया था, अब अगर वो नहीं चुकाया जा रहा है तो क्या आपके ऊपर भी जवाबदारी आएगी? तो इन सारी चीजों को आप किसमें इंक्लूड कर सकते हैं? विरासत में। अच्छा है, बुरा है, वो सब विरासत में आप इंक्लूड कर सकते हैं। इनहेरिटेंस या सक्सेशन में आप ऐड कर सकते हैं। अब किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि इनहेरिटेंस कैसे एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, सक्सेशन कैसे होता है, उत्तराधिकार कैसे और किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में जरा डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो इनहेरिटेंस यानी विरासत है, उसमें काफी सारी चीजें आ जाती है। जैसे मैंने बताया, इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है, आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है, जो कर्ज हैं वो भी आ जाते हैं, जो एसेट्स हैं वो भी आ जाते हैं, जो लीगल राइट्स हैं वो भी आ जाते हैं, जो ऑब्लिगेशन है, जवाबदारी, जिम्मेदारी है, वो भी आ जाते हैं, जो टाइटल्स हैं लीगल हेयर के वो भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को कहां पे इंक्लूड किया जाता है? विरासत में, सक्सेशन में ऐड किया जाता है। अब दो तरीके से इसकी प्रैक्टिस की जाती है। कैसे की जाती है? पहला तो ये कि आप किसी को यदि विरासत में कोई चीज देना चाहते हैं तो आपका ये जरूरी है कि आप उसके लीगल हेयर हो। लीगल हेयर और सक्सेशन सर्टिफिकेट, आपने दो चीजें हमेशा सुनी होंगी। कब? जब मान लीजिए आपके पेरेंट की डेथ हो जाती है, जब आपके मदर फादर नहीं रहते, उनके बैंक अकाउंट में कुछ डिटेल्स डले हैं, पैसे डले हुए हैं, गोल्ड है, अगर आपको वो निकालना है तो आपने कई बार सुना होगा बैंक के द्वारा जो बैंक का मैनेजर होता है वो आपको कहता है कि या कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो या लीगल हेयर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो। आखिर इसका क्या मतलब होता है? सक्सेशन सर्टिफिकेट हमेशा उन व्यक्तियों का बनता है जो व्यापार करते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, उनकी दुकान थी या कुछ ऐसा कारोबार था जो कि सरकारी नौकरी में नहीं आता, तब आपको जरूरत पड़ती है सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने की। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट आप जब प्रोड्यूस करते हो तो आपको विरासतन जो इनहेरिटेंस में हक मिलते हैं वो सारे लीगल राइट्स आप क्लेम कर सकते हो। किन किन चीजों से संबंधित? प्रॉपर्टी से भी संबंधित, और जो भी मैंने आपको बताया मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आई जाएगी, धन दौलत, जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर्टिकल्स हैं वो सब आप क्लेम कर सकोगे। दूसरा, एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट आपने सुना होगा। लीगल हेयर सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है? लीगल हेयर सर्टिफिकेट सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, तो आपको अथॉरिटी लेटर जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे होते हैं वहां से फिर कोर्ट से आपको एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। और यही डिफरेंस होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट में। लीगल हेयर सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार में कर्मचारी होते हैं उनका बनता है, या राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं उनका, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होंगे उनका लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनता है। और सक्सेशन सर्टिफिकेट जो केंद्रीय कर्मचारी या राज्य के कर्मचारी नहीं है, जो उनकी सर्विस में नहीं है, उसके अलावा उन सारे लोगों का बनता है। अब जो इच्छा पत्र है, कई बार आपने सुना होगा विल यानी इच्छा पत्र, तो ये कैसे होता है? ये भी एक माध्यम है जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अपनी बेटी को अपनी कुछ प्रॉपर्टी देना चाहता हूं मेरे ना रहने के बाद, और कुछ प्रॉपर्टी में ट्रस्ट को डोनेट करना चाहता हूं, तो वो किसके माध्यम से मैं कर सकता हूं? या कि मैं गिफ्ट कर दूं, तो गिफ्ट आप कब कर सकते हैं? आप रहने के दौरान भी कर सकते हैं। लेकिन जो विल बनेगा, विल का एग्जीक्यूशन, जो प्रोबेशन ऑफ विल होता है, वो कब होता है? मेरे ना रहने के बाद। मान लीजिए 60 वर्ष में मेरी मृत्यु हो जाती है, मेरी मौत हो जाती है, उसके पहले ही मैंने एक विल बनाई हुई है, वसीयत बनाई हुई है, इच्छापत्र बनाया हुआ है, उसके हिसाब से मैंने अपनी 70% जो प्रॉपर्टी है वो डोनेट कर दी, दान कर दी, और 30% जो मेरी पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी है वो मैंने अपनी बेटी को दे दी। तो अब ये मेरे इच्छा पत्र हो गया। अब उसका जो प्रोविजन होगा, मान लीजिए जितने भी मेरे एसेट्स थे, शेयर्स थे, मेरी प्रॉपर्टी थी, रेसिडेंशियल थी, कॉमर्शियल थी, जो भी मेरे गोल्ड आर्टिकल्स ऑर्नामेंट्स होंगे, वो सारे अब उसी इच्छा पत्र के हिसाब से प्रोबेट होंगे, जिसे एग्जीक्यूशन ऑफ विल भी कहा जाता है या प्रोवेशन ऑफ विल भी कहा जाता है। अब ये 3-4 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? नेचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आपके आ जाएंगे? जैसे आपकी कार हो गई, आपकी बाइक हो गई, आपके और भी जो एसेट्स हो गए, आपका गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ गया? आपकी जमीन आ गई,
जो खेती की जमीन है वो भी आ गई, आपके रहने का जो मकान है वो भी आ गया, आपका ऑफिस था वो भी आ गया, या कॉमर्शियल कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी आ गई, तो वही मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। तो इस तरीके से नेचर ऑफ प्रॉपर्टी में डिपेंड करता है। दूसरा, लीगल राइट्स ऑफ हेयर ओवर द प्रॉपर्टी, उनका वास्तविक तौर पर अधिकार है भी या नहीं। जैसे मेरी एक बेटी है, तो उस बेटी का मेरे संपत्ति पर अधिकार मेरे ना रहने के बाद होगा कि नहीं होगा? सक्सेशन के अनुसार उसका हक डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे दूर का कोई रिश्तेदार है, तो उसका हक मेरी संपत्ति पर बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो ये अब डिपेंड करता है सर्कमस्टांस के ऊपर। नंबर ऑफ लीगल हेयर्स, इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ लीगल हेयर्स का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है, तो अब जो संपत्ति का विभाजन है वो कैसे होगा? अब वो 2 तरीके से हो सकता है, या कि अगर मैंने वसीयत बनाई है तो वसीयत के अनुसार उस संपत्ति का डिवीजन होगा। मान लीजिए मैं तीनों को 33.3% देना चाहता हूं, अपनी 2 बेटियों को और 1 बेटे को 33.3, 33.3 एंड 33.3 पोर्शन यदि देना चाहता हूं तो उसमें कोई परेशानी नहीं, मैं दे सकता हूं मेरे बिल के हिसाब से। और या कि अगर मेरी खुद की कमाई हुई बनाई हुई प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, जिसे हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं, वहां पर मेरा केवल और केवल अपनी बड़ी बेटी के साथ में लगाव है और बाकी 1 बेटा और 1 बेटी को मैं कुछ भी नहीं देना चाहता, तो उस कंडीशन पर भी ये डिपेंड करेगा कि मैंने बिल में क्या मेंशन किया है, और मैं चाहूं तो अपने दोनों बच्चों को कुछ ना दूं और एक को, हालांकि ये बात ठीक नहीं है, देना तीनों को बराबर चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मेरा समझाने का केवल ये मतलब था कि ये मेरी इच्छा पत्र है, मेरी सहमति है, मेरी बिल है, और इसमें मैं अपने हिसाब से बना सकता हूं टर्म्स कंडीशन। एग्जीक्यूशन भी उसका उसी हिसाब से होगा। विल एंड देयर प्रेडिसेसर्स का मतलब यह होता है कि इच्छा पत्र बनाने वाले व्यक्ति की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है वो किसे कितना और कैसे देना चाहता है। अब इन सारी बातों को लेकर के अलग अलग कानून हैं, कायदे हैं और नियम हैं। ये नियम, कायदे, कानून किन धर्मों के हिसाब से अलग हो सकते हैं और इसी के हिसाब से जो टाइप्स ऑफ सक्सेशन है वो भी डिफरेंट होता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। विरासत से संबंधित, विरासत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं, और जब आपके मन में ये डाउट हो, जब आपको भ्रम हो, तब तो और भी ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से ये पूरी सीरीज में आपको लेकर के आया हूं जहां पर आपको मैं डिटेल में प्रॉपर्टी लीगल राइट्स के बारे में समझा सकूं, सक्सेशन के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में बता सकूं। ये मेरा उद्देश्य है। आपको जानकारी पसंद आती है, ऑनलाइन लीगल एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं अशोक पांडे, जिसके साथ आपने की थी शुरुआत। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहें बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहें।